चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने बात की थी बच्चों, देखो अपने हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन स्टार्ट किया था। ओके, टाइप्स ऑफ हीट की अपन बात कर रहे थे, अलग अलग टाइप के हीट की, उसमें जैसे अपन ने बात की थी हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, 3 टाइप की हीट की बात की थी। जो फोर्थ हीट है बेटा, उसके 1-2 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे, हेडिंग लिखने की आपको जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, अपन ने क्या कहा था, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, क्या कहा था, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, बंध वियोजन की उष्मा। ओके, बंध वियोजन की उष्मा की अगर अपन बात करें तो इसका सिंबल होता है बेटा डेल एच बी डी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन। ओके, ठीक है, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए अपने क्या कहा था बच्चों, गैसेज मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। 1 मोल गैसेज मॉलिक्यूल के सभी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एब्जॉर्ब्ड हीट होती है, यानी 1 मोल गैसीय अणु के सभी बंध वियोजित करने के लिए जो अवशोषित उष्मा होगी, उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ओके, ठीक है, इसे कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए उसको 1 मोल के रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है और गैसेज फॉर्म में कंसीडर करना है, गैसीय रूप में मानना है। फिर उसके जितने भी बॉन्ड है सभी ब्रेक कर दो। बच्चा कहेगा सर कैसे, बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब है जितने एटम है सभी को अलग अलग कर देना। ओके, यानी कौन कौन से बॉन्ड इसमें बन रहे हैं, और डायरेक्टली करोगे तो गलती करोगे, ध्यान रखना, क्योंकि आपको बॉन्ड एनर्जी दी जाएगी बेटा। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में करना है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा आज इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना स्ट्रक्चर जरूर कंसीडर कर लेना कि इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक, मतलब कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस बॉन्ड की एनर्जी इतनी दे रखी है, इसकी इतनी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, कल जैसे मैंने 1-2 आपको एग्जांपल बताए भी थे, H2 गैस के लिए, CH4 के लिए, या फिर क्या एथेनॉल के लिए मैंने बात की थी C2H5OH। स्ट्रक्चर बना के दिमाग में सेट करना है, क्या इसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड प्रेजेंट है, इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, कैसे करना है, क्या करना। ओके, चलो बेटा देखो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मली बेटा क्या पूछा जाता है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, समझना इस बात को, फिर स्टेटमेंट लिखाऊंगा। क्या एक ही मॉलिक्यूल अगर दे रखा तो बच्चों देखो उसके सभी बॉन्ड एक साथ ब्रेक करके ना करे बेटा, क्या करे, यानी स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करे। मैंने क्या कहा, एक ही मॉलिक्यूल है, उसके सभी बंधों को एक साथ वियोजित ना करके क्या स्टेप बाय स्टेप वियोजित करे, तो हमें कैसे करना है बेटा, समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें CH4 की बात करें तो CH4 मान लो, हमें पता है इसमें क्या होते हैं, अरे कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं, नहीं होते, होते बेटा। अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो हमें पता है एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्लियर, बच्चा कहेगा सर ये स्टेबल कैसे होगा, बिल्कुल बेटा हमें पता स्टेबल नहीं है, लेकिन हमें बॉन्ड ब्रेक करने के रेस्पेक्ट में देखना है सिर्फ। फिर क्या करेंगे, अगर एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाए तो हमें पता CH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। फिर एक बॉन्ड अगर और ब्रेक हो जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और अलग हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और अगर बाय द वे लास्ट में क्या, जो एक बॉन्ड और बच गया वो और ब्रेक हो जाए तो फाइनली क्या, कार्बन बचेगा। ओके, ठीक है। अब आपसे क्या दिया जाए, यानी इसकी जो एंथैल्पी है वो है डेल H1, इसकी एंथैल्पी है डेल H2, इसकी एंथैल्पी दे रखी है जो थर्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, इसकी क्या है बेटा डेल H3, और जो फोर्थ वाला दे रखा है इसकी है डेल H4। क्लियर, ठीक है। कहने का मतलब क्या, अलग अलग बॉन्ड की अगर आपको अलग अलग एंथैल्पी दी जाए तब आपको क्या करना है बेटा, यानी डेल H, अब मैं क्या कहूंगा देखो, डेल H बॉन्ड डिसोसिएशन, क्या कहा, डेल H बॉन्ड डिसोसिएशन किसकी, CH4 मॉलिक्यूल की। तो वो क्या करना है बच्चों, जितने भी बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड मतलब कौन कौन से, सभी की एंथैल्पी का एवरेज लेते हैं, डेल H1, डेल H2, डेल H3 प्लस डेल H4। बात समझ में आई क्या, और अपॉन में ऐसे टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, 4 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो अपॉन में क्या करेंगे 4। मेरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, अगर एक ही टाइप का, क्या कहा, अगर एक ही टाइप का बॉन्ड का अगर ब्रेक क्या होता है बेटा, अलग अलग स्टेप्स में होता है, तो क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्या होता है, सभी बॉन्ड की जो एंथैल्पी है उनका क्या होगा, एवरेज होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, अरे बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। चलो स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या करेगा, यानी मॉलिक्यूल के लिए आपको हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन दे देगा और बोलेगा ईच स्टेप के रेस्पेक्ट में, प्रत्येक पद के सापेक्ष या प्रत्येक बंध के सापेक्ष क्या, यानी एवरेज क्या होगी। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, एवरेज, यानी जो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी बेटा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं,
डेल एच बी डी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा, जो मॉलिक्यूल है उसकी जो हीटो बॉन्ड डिसोसिएशन हमें दे रखी है वो अपोन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बंदों की संख्या, टोटल कितने बॉन्ड है उनसे हमारे पास क्या आएगा, यानी ईच बॉन्ड के रेस्पेक्ट में प्रत्येक बंद के सापेक्ष क्या, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। ध्यान रखना क्या हमें दे रखा है, अगर अलग अलग स्टेप की एंथैल्पी दे रखी है तो पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे आएगी, या फिर मॉलिक्यूल की अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है और क्या आपसे बोले हर बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो टोटल क्या मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है वो अपॉन में क्या करेंगे, टोटल कितने बॉन्ड्स है अपॉन में उनका रेशियो लेंगे। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, 4 केमिकल रिएक्शंस, मैंने क्या कहा, 4 केमिकल रिएक्शंस। अगर केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना अलग अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमें क्या करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देगा। ओके, कैसे करना है, कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमें पता है रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या करना है, समेशन डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन क्या करना है आर, और माइनस क्या करना है, समेशन डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन क्या करना है बेटा पी। मैंने क्या कहा, ये ध्यान रखना बच्चों। देखो एक चीज और दिमाग में सेट रखना, कंबस्शन और बॉन्ड डिसोसिएशन ये दो जगह ऐसी है जहां पर R माइनस पी करेंगे, बाकी में क्या करते हैं P माइनस R करते हैं। इसका रीजन भी है बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड डिसोसिएट होने के लिए रिएक्टेंट हीट गेन करता है, तो पहले रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। ओके ठीक है बेटा। और एक चीज खासकर ध्यान रखना, समेशन का मतलब आपको ध्यान है, अगर मोर देन वन टाइप रिएक्टेंट हो तो, मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट हो तो जितने भी हो उनका टोटल सम करना है। क्लियर, ये क्या होगी, नेट रिएक्शन के लिए आ गया बेटा, ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट है बेटा। क्लियर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या कहा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपसे बोला जाए एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी मान लो 100 किलो जूल है, तो ऐसे मान लो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो क्या करना, एक कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको क्या करना, टोटल कार्बन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड है तो उससे नंबर ऑफ बॉन्ड से टोटल कितने बॉन्ड है उससे हमें गुणा करना है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे बात समझ में आ गई बेटा। चलो तो इस एग्जाम्पल से पहले स्टेटमेंट लिखो बेटा। स्टेटमेंट क्या लिखो, if same type bond is dissociate, if a same type bond is dissociate in more than one step, if a same type bond is dissociate in more than one steps, if a same type bond is dissociate in more than one steps for a molecule, if a same type bond is dissociate in more than one steps for a molecule, then the bond dissociation enthalpy of molecule will average of then the bond dissociation enthalpy of molecule will average of enthalpy of each step, will average of enthalpy of each step ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, यदि एक अणु के लिए
यदि एक अणु के लिए एक ही प्रकार के बंध का वियोजन एक से अधिक पदों में होता है, यदि एक अणु के लिए एक ही बंध का वियोजन एक से अधिक पदों में होता है तो उस अणु की बंध वियोजन एंथैल्पी या ऊष्मा, तो उस अणु की बंध वियोजन ऊष्मा उसके सभी पदों की एंथैल्पी, तो उस अणु की बंध वियोजन ऊष्मा उसके सभी पदों की एंथैल्पी का औसत होती है। तो उस अणु की बंध वियोजन ऊष्मा उसके सभी पदों की एंथैल्पी का औसत होती है, सभी पदों की एंथैल्पी का औसत होती है। स्टेटमेंट लिख लिया बेटा, रिपीट करने की जरूरत है क्या? बता देना, फटाफट छाप दो, फटाफट। कर लिया बेटा नोट? अरे कर लिया क्या? चलो बेटा, तो ये अपने बात की बच्चों देखो, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है इसका मतलब क्या होता है और हमें कैसे कैसे पूछ सकता है। ओके, चलो क्वेश्चंस में इसे बेटा अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ये ध्यान रखना बच्चों। देखो कैसे करना है बच्चों, देखो एक चीज तो ध्यान रखना, जो अभी मैंने बोली थी स्ट्रिक को जरूर ध्यान रखना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको क्या करेगी, एक क्वेश्चन गलत करवा देगी या एक क्वेश्चन सही करवा देगी, और एक एक क्वेश्चन हमें पता है एक एक नंबर अपना साल खराब कर सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना बेटा। ये ट्रिक क्या है, फॉर कंबसन, यानी क्या करेंगे, दहन, ठीक है, फॉर कंबसन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी दहन व बंध वियोजन के लिए, फॉर कंबसन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। ये दो कंडीशन ध्यान रखना बेटा। क्या कहा, कंबसन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, दहन व बंध वियोजन के लिए क्या करना है बेटा, डेल एच आर क्या करना है, डेल एच आर माइनस क्या करना है, डेल एच पी। मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर? क्योंकि आज तो आपको ध्यान है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे किस कंडीशन में क्या करना है। कंबसन बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें तो क्या करना है, R माइनस पी। ओके, और क्या करेंगे, फॉर अदर कंडीशंस, ठीक है, फॉर अदर्स, यानी अदर कंडीशंस की अगर बात करें, अन्य परिस्थितियों की बात करें, अन्य परिस्थितियों का मतलब है फॉर्मेशन वगैरह और कुछ दे रखा हो, उस कंडीशन में क्या करना है बेटा, डेल एच आर इक्वल टू क्या करना है, डेल एच पी माइनस क्या करना है, डेल एच आर। यहाँ स्मॉल आर का मतलब है बेटा रिएक्शन, कैपिटल आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। ये चीज जरूर ध्यान रखना। ओके, नोट करो फटाफट। तो ये चीज दिमाग में रखना, कहां तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है, कहां हमें ध्यान रखना है, देखते दिमाग में आना चाहिए। सर ने कहा था कंबस्टन और बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए क्या करना है, R माइनस पी करना है, और बाकी अदर्स के लिए क्या कर देना, जरूरत पड़े जब भी क्या करना, P माइनस R करेंगे।
चलो बच्चों, बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं बेटा इन पे क्वेश्चंस की। ओके चलो क्वेश्चन लिखो। द हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, द हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन यानी डेल एच बी डी की बात कर रहा हूं। हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ मेथेन CH4 गैस एंड एथेन C2H6 गैस। The heat of bond dissociation for methane and ethane gas are 400 kilojoule and 720 यानी 720 kilojoule respectively. The heat of bond dissociation for CH4 and C2H6 are क्या 400 and 720 kilojoule respectively. Then calculate carbon single bond carbon, then calculate the carbon single bond carbon bond dissociation energy, then calculate the बिल्कुल वेरी गुड, कैलकुलेट द कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वेरी गुड, जहाँ तक उसके बिना पेन चलाए आंसर देना है। हिंदी वाले और लिखो, उनको क्वेश्चन पेन चला के ही लिखना बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन जरूर लिखना पेन चला के। लिखो बेटा, मेथेन यानी CH4 तथा C2H6 के लिए बंध वियोजन उष्मा क्रमशः के लिए बंध वियोजन उष्मा क्रमशः 400 किलोजूल व 720 किलोजूल है। के लिए बंध वियोजन उष्मा क्रमशः 400 किलोजूल व 720 किलोजूल है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करो। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करो। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करो। ओके चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है समझना बेटा। थोड़ा सा अगर हम दिमाग काम में ले बच्चों तो देखो क्या करना है। मुझे मेथेन, अभी तक तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि मेथेन में क्या होता है, 4 टाइप के क्या होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, यस और नो। इसका मतलब अगर मुझे मेथेन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड डिसोसिएशन हीट दे रखी है, तो क्या करूंगा, यहाँ से मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आ सकती है, नहीं आ सकती? अरे आ सकती है बेटा। और एथेन की मैं बात करूं, एथेन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन भी होता है। ओके इसका मतलब यहां से मेरे पास जो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की एनर्जी आई है, वहां से क्या करूंगा, उस एनर्जी का यूज करते हुए, और इसकी मुझे बॉन्ड एंथैल्पी दे ही रखी है पूरे एथेन की, तो यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ सकती है, नहीं आ सकती बच्चों? आ सकती है। क्लियर? तो देखो कैसे करना, बस इतना थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, यहां से ये आ सकता है, इसकी वैल्यू का यूज करके इसमें वैल्यू पुट करने पर ये आ सकता है। तो बच्चों देखो हम अप्लाई कर सकते हैं कैसे, अगर हम बात करें मेथेन CH4 गैस, मैंने क्या कहा था, थोड़ा स्ट्रक्चर का जरूर आइडिया रखना वरना कर नहीं पाओगे बच्चों। नॉर्मल तो बता देखो कर देगा बच्चा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना किसी को कंफ्यूजन हो तो कि कैसे करना है। मेथेन में ऐसे होगा, यस और नो। इसका मतलब मुझे पता है 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मेथेन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो डेल HBD किसके लिए, मेथेन गैस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल H बॉन्ड डिसोसिएशन यानी क्या, यानी CH4 यानी मेथेन की बात करें बेटा, मेथेन अपॉन में क्या करेंगे, अरे 4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट करूं तो देखो ये मुझे कितना दे रखा है, 400 किलो जूल अपॉन क्या करेंगे 4, मतलब ये क्या आ गया 100 किलो जूल। क्लियर? आपको पहला ऑप्शन यही मिलेगा, लेकिन ये मेरा आंसर है क्या, नहीं। हमें पूछा क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन किसमें होगा। सेकंड मुझे क्या दे रखा है, C2H6 एथेन दे रखा है। एथेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी, रेडॉक्स में मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना काफी बताया बेटा, रिवीजन क्लासेस में भी मैंने बताया है कैसे, फिर सुन लेना। अगर ऐसा कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल दे रखा हो जिसमें कार्बन के कई सारे एटम है, तो दोनों को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। मैंने क्या कहा, पहले सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, जरूरत पड़ी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, वो बाद का काम है। ओके ठीक है, वैलेंसी पूरी करो। देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो हमें पता है बच्चों
एक यहाँ ऐड कर दूं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, समझ में आ गया? यस और नो? अरे C2H6 क्लियर, ये हमने स्ट्रक्चर बना ली। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ डेल HBD किसके लिए? C2H6 के लिए, ओके, एथेन के लिए। तो हमें पता है बेटा इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, प्लस हमें पता है और कौन से बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो देखो क्या करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और हमें पता है ऐसे टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 टाइप के बॉन्ड है या नहीं है? है बच्चों, क्लियर? ठीक है, इन दोनों को अगर कॉमन लेके मैं लिखूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा मुझे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या मुझे चाहिए। देखो एथेन के लिए ये एनर्जी मुझे दे रखी है, नहीं दे रखी है, 720 किलो जूल ये दे रखा है बेटा। कार्बन कार्बन की एनर्जी मुझे पूछी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 100, तो ये क्या आ जाएगा, 100 किलो जूल। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 720 किलो जूल इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से क्या आ गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस क्या करेंगे, 600 किलो जूल। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, हमें कार्बन कार्बन वाली चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अरे यहाँ सोल्व कर दो, समझ जाओगे ना? तो क्या करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसको तो क्या करेंगे, 720 माइनस 600, इसको इधर लेके आए बेटा और कुछ नहीं किया, ओके, यानी कितना आ गया, 120 किलो जूल। समझ में आ गया? यस और नो? आंसर आया था बेटा? कुछ ज़्यादा टिपिकल काम तो नहीं था, थोड़ा सा दिमाग काम में लेना था बस, और प्लस माइनस करना था। देखते हैं बच्चों के आंसर आए हैं क्या, किसके आंसर आए हैं, किसके आंसर आए हैं? प्रज्ञा ठीक है, गौरव ठीक है बेटा, प्रदीप ठीक है, निकिता ठीक है, रितु ठीक है, मनीषा ठीक है, अमन ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे, आर्यन तू आंसर दे सकता है बेटा, कोई टिपिकल काम थोड़ी है, हाँ? दृष्टि, कुमकुम, रहमान, अरे हर्ष क्या चक्कर है, सोहेल, मुकेश, बाकी भी बेटा ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम, विनीता, शाहरुख, आंसर आना चाहिए बेटा। बस जो चीज़ अभी पढ़ी है बेटा उसी को तो अप्लाई करना है हमें। फटाफट नोट करो। चलिए बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलो बेटा कैसे करना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रिएक्शन लिखो, साथ साथ लिखो, C2H4 गैस प्लस H2 गैस, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे रिएक्शन को, ध्यान है ना? तो लिखो साथ साथ, इक्वल टू C2H6, ऐसी कोई हमें रिएक्शन दे रखी है बेटा, लिख लिए? चलो आगे लिखो, इफ लिखो, इफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोमा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कोमा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोमा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कोमा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी आर 20, 30, 40 and 50 kilojoule respectively, 20, 30, 40, 50 kilojoule respectively. Then calculate the heat of reaction. Then calculate the heat of reaction for following reaction.
देन कैलकुलेट द हेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, रिएक्शन तो आपने लिख ली, वो एनर्जी लिखो। कार्बन, यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए बंद ऊर्जा क्रमशः 20, 30, 40, 50 किलो जूल है। 20, 30, 40, 50 किलो जूल है। तो अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करो। अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करो। तो अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करो। तो अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करो, लिख लिया बेटा। चलो देखो बेटा, ट्राई करते हैं कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले बच्चों देखो करना क्या है, मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो अभिक्रिया की ऊष्मा की बात करें तो सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, अगर अलग अलग बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है, फिर सुन लेना इस बात को, क्या अगर आपको अलग अलग टाइप के बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है तो सबसे पहले ये देख लेना जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है उसमें कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। क्लियर, बच्चे को थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। कैसे, हमें दे रखा है C2H4। C2H4 बेटा कैसे होगा, मैंने क्या कहा था, अगर कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले क्या, अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो उनको पहले सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय द वे बच्चे को नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में कैसे करना है, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। अब क्या करो, बाकी एटम ऐड कर दो। 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, कौन सा किससे, समझ में आए ना। क्लियर, 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करने थे, मैंने कर दिया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बनाता है। कितने बनाए हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड और बनाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, बस ये स्ट्रक्चर होगी, काम खत्म। ठीक है, इसकी बात करें H2, हमें पता है ये तो बेचारा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है, और अपना वही तरीका बेटा, क्या इसमें भी क्या करो, कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें, पहले सिंगल बॉन्ड बना दो, फिर देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। 6 हाइड्रोजन ऐड करने हैं तो 3 इससे ऐड कर दो, 3 इससे कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमें क्या करना है, अलग अलग देखो बच्चों क्या करना है, अलग अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हमें पता है बच्चों, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई रिएक्शन लिख के दे दे, मैंने क्या कहा था, अगर कोई रिएक्शन लिख के दे दे तो इसके लिए क्या करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या करते हैं, समेशन डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन, किसके लिए बेटा, रिएक्टेंट के लिए, R माइनस पी, ध्यान है ना। और समेशन क्या लिखेंगे, डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन किसके लिए बेटा, P प्रोडक्ट के लिए। ओके, अब देखेंगे रिएक्टेंट साइड कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। हमें पता है डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए, तो हमें पता है किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके सभी बॉन्ड की एनर्जी के बराबर। अरे याद है ना, एक एक चीज मैंने बताई है बच्चों। क्लियर, इसका मतलब रिएक्टेंट में कौन कौन सा है, देखो बेटा C2H4 है, H2 है, ये जो जो बॉन्ड बनाते हैं इनमें सभी बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी, अरे इनकी ये बताओ टोटल बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। क्लियर, तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, डेल एच, समेशन का मतलब होता है जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो सभी का सम कर दो। कैसे बेटा, रिएक्टेंट की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन किसके लिए बेटा, C2H4 है ना, C2H4 के लिए हमें कंसीडर करना है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो किसके लिए हो गया, C2H4 के लिए। क्लियर, प्लस हमें पता है डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन किसके लिए बेटा, H2 के लिए कंसीडर करना है, ये तो किसके लिए हो गया, R की जगह मैंने लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अब P की बात करें बेटा, देखो प्रोडक्ट साइड में कौन है, डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन कौन है, C2H6, इसको ही मुझे कंसीडर करना है। समझ में आ गया। अब देखो इनमें कौन कौन से बॉन्ड है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, C2H4 में कौन कौन से बॉन्ड है बेटा, हमें पता है एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो क्या करूंगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, प्लस और देखो कौन कौन से बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यस और नो। अरे रिएक्टेंट का काम हो गया क्या, नहीं बच्चों, अभी तो क्या बचा है, हाइड्रोजन और बचा है, तो क्या करेंगे, प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड
हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अरे समझ में आ गया, ये सभी की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। ये तो किसका काम हो गया, रिएक्टेंट का। एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, जिस बच्चे को नहीं आता ध्यान रखना। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है बेटा इसकी बात करें, देखो C2H6 है, C2H6 में कौन कौन से बॉन्ड है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, प्लस और हमें पता है कौन कौन से बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऐसे कितने बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या करूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ गया। अरे और कोई बॉन्ड बचा है क्या, यस और नो, चेक करो बेटा, और कोई बॉन्ड बचा है क्या, यहां तक बात ठीक है। बस अब तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा। ओके कैसे बेटा, इसकी बात करें, देखो ये हमें कितना दे रखा है 20, अरे 20 दे रखा है ना, प्लस ये हमें कितना दे रखा है कार्बन यानी कितना, अरे 40 दे रखा था ना। ठीक है, मैच करते रहे ना, सही डाटा वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला कितना दे रखा था 50 दे रखा था बेटा, क्लियर, ये हो गया। और क्या करेंगे माइनस, अब इसकी देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना दे रखा था 30, यही दे रखा था ना, ठीक है, प्लस अब फिर क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय क्या, और ये कितना दे रखा था 40 दे रखा था ना। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया, इनकी बॉन्ड एनर्जी आ गई बच्चों। बात समझ में आई क्या, हमें पता किलो जूल में, चलो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ये सभी की यूनिट एक साथ मैं कर रहा हूँ, किसमें, किलो जूल में है, ये समझ में आ गया। बस अब तो सोल्व करना है बेटा, कैसे, ये देखो 20, ये कितना हो गया 160, ये कितना हो गया 50, क्लियर, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 30, ये प्लस कितना हो गया 240 हो गया। अरे बात समझ में आ गई। चलो बेटा आगे अपन देखो क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ये देखो 20, और हमें पता है बच्चों देखो 160 कितना हो गया 180 प्लस 50 कितना हो गया 230, यानी कितना लिखेंगे 230 हो गया। अरे सही है ना, 180 ठीक है 230, और ये कितना हो गया बेटा माइनस कितना आ गया 270, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई। तो फाइनली अपने पास क्या आएगा बेटा, फाइनली अपन क्या लिखेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो गया -40 किलो जूल। समझ में आ गया। अरे कहीं कोई प्लस माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई मिस्टेक करी क्या अपने। चलो आंसर आया बच्चे का किसी का, देखते हैं किसका आंसर आया। -40 सोहेल, रितु ठीक है, शाहरुख ठीक है, प्रज्ञा ठीक है, गौरव ठीक है, निकिता ठीक है, आर्यन ठीक है, प्रेम ठीक है, मनीषा ठीक है, रहमान ठीक है, प्रदीप ठीक है, मनीषा ध्यान रखो बेटा, अमन ठीक है बेटा, बिल्कुल वेरी गुड, फटाफट छाप दो। बस कॉन्सेप्ट ध्यान है, अब आपको खाली अप्लाई करना है बेटा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कर लिया बेटा नोट, अरे कर लिया क्या। चलो आगे बात करते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, लिखो लिखो मेरे साथ साथ एक रिएक्शन लिखो, टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे अपन, ठीक है, ऑर्गेनिक मुझे भी नहीं आती है, डरो मत। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या हो गया सर को, ये क्या बनाने लग गए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितना तुम डरते हो उससे ज़्यादा डर मुझे लगता है ऑर्गेनिक से। लिखो बेटा, लिख लिए। अरे ये टिपिकल रिएक्शन जटिल अभिक्रिया लिख ली। चलो लिखो, इफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉमा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कॉमा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन and hydrogen single bond hydrogen bond energy are 100, 120, 140 and 160 kilocalorie respectively
100, 120, 140, 160 kilocalorie respectively. Then calculate the heat of reaction. Then calculate the heat of reaction. Then calculate the heat of reaction. Then calculate the heat of reaction for following reaction. Calculate the heat of reaction for following reaction. Heat of reaction for following reaction. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बंद ऊर्जा क्रमशः 100, 120, 140 व 160 किलो कैलोरी हो, तो अभिक्रिया की उष्मा ज्ञात करो। तो अभिक्रिया की उष्मा ज्ञात करो। तो अभिक्रिया की उष्मा ज्ञात करो। अभिक्रिया की उष्मा ज्ञात करो। लिख लिया बेटा। चलो कैसे करना है, क्या करना है, समझना बेटा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन में क्या, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए बेटा। ओके, कैसे एक्चुअल में क्या करना है बच्चों। देखो ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों। देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर और बना रहा हूँ नीचे, कैसे करना है, क्या करना। हमें पता है बच्चों, देखो ये जो अपने बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई है, अब इसमें हमें पता हर कार्बन क्या कर रहा है। अरे हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक बॉन्ड किससे बनेगा, अरे हाइड्रोजन से बनता है या नहीं बनता, यस और नो। इसका मतलब हर कार्बन से क्या, एक हाइड्रोजन भी ऐड है। चल के हमें क्वेश्चन में देगा नहीं बच्चों, ध्यान रखना, खुद को आइडिया होना चाहिए था। ओके ठीक है, ये हमें पता ही है बेचारा H2 है, तो ये तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं बेटा। इसमें देखो क्या, इसमें हमें ये दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं जो दे रखा है सीधा उसी से करेंगे। अरे हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब बाकी 2 पे क्या हाइड्रोजन एटम ऐड है, तो बाकी 2 पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो बेटा। बात समझ में आ गई। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा कर नहीं पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिखाया है कि सीधा R-P रट के करोगे तो कर नहीं पाओगे बेटा। बात समझ में आ गई। ये हमने कुछ यानी शानदार स्ट्रक्चर बना लिए बेटा, कैसे एक्चुअल में होगा, कैसे क्या करना। अब हमें क्या, कोई रिएक्शन हमें दे रखी है और अलग अलग बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एनर्जी वगैरह हमें दे रखी है। तो हीट ऑफ रिएक्शन की बात करा है, तो अपना वही कॉन्सेप्ट हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, समेशन डेल H बॉन्ड डिसोसिएशन क्या करना है, R माइनस क्या करना है, समेशन डेल H बॉन्ड डिसोसिएशन क्या करेंगे बेटा, P करेंगे। बात समझ में आ गई। क्लियर। चलो बेटा देखो, अब देखिए रिएक्टेंट साइड कौन कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, सभी की अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखो बेटा कैसे रिएक्टेंट साइड कौन कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट की फॉर्म में है। अब देखो इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, अरे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या नहीं है बेटा। और देखो, अरे देखो सीधी सी बात है, ये जो रिंग वाली बच्चों स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या नहीं है। और ऐसे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, इसका मतलब 3 बॉन्ड तो कौन से बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यस और नो। प्लस अब देखो बेटा और कौन कौन से बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कौन कौन से है, 1 2 3। अच्छे से समझ लेना, ऑर्गेनिक आपने पढ़ रखी है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, यहाँ कौन कौन से बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कौन से हो गए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। बात समझ में आ गई। अब हमें पता इसके अलावा और कौन से बॉन्ड है, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या करूंगा, प्लस क्या करना है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अरे समझ में आ गया, काम हो गया क्या, नहीं बच्चों। हमें पता रिएक्टेंट साइड ये मॉलिक्यूल तो हो गया, अभी हमें पता और कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए, प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या करूंगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यस और नो। ये बॉन्ड एनर्जी मेरे पास आ गई। ये तो कौन सी है बच्चों, ये तो रिएक्टेंट वाली है रे। बात समझ में आ गई क्या। चलो अब बात करें बच्चों, क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी आएगी। देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर हमने इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बना ली है। कैसे, ऐसा हमें दे रखा था बच्चों, देखो कोई साइक्लोहेक्सेन हमें दे रखा था, इसके अकॉर्डिंग बात की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाई। तो इसमें हमें पता साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन मतलब सिंगल एंड सिग्मा बॉन्ड। ये बेटा कोई पाई बॉन्ड का लफड़ा है क्या, नहीं, सभी बॉन्ड सिंगल है। तो 1 2 3 4 5 6 रिंग के अंदर हमें पता कौन कौन से बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड है। बात समझ में आ गई। और हमें पता है बच्चों देखो रिंग के बाहर कौन से बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और ऐसे कितने हैं, हमें पता हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे टोटल कितने होंगे, 6 के 12।
12, तो क्या करूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यू पुट करें तो देखो कैसे करना है। हमें बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितना दे रखा था 100, इतनी बोल रहा था ना, मल्टीप्लाई बाय कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना बोल रहा है बेटा 120 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ये कितना बोल रहा था 140 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना बोला था 160। अरे यही दे रखी थी ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात करें बच्चों, देखो ये कितना दे रखा था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 120 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय ये कितना दे रखा था 140। अरे यही दे रखा था ना। चलो बस अब तो क्या करना, मैथमेटिक्स है, बाकी और क्या इसमें बेटा। ये क्या करेंगे 300 प्लस ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इसे करें तो कितना आ जाएगा 6 को 14 से कितना आएगा 84, यानी 840 प्लस ये कितना हो गया 480। समझ में आ गया? अरे यही तो आया ना। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया रिएक्टेंट साइड वाला हो गया माइनस ये जो प्रोडक्ट है बेटा इसे क्या करेंगे, हमें पता 12 को 6 से करें कितना 720 माइनस अगर अपन क्या करें बच्चों 14 को 10 से करते हैं तो हमें पता 140 और 140 आता है 2 टाइम और करें तो 28 यानी कितना 168। आगे 0 है तो ये ऐड हो गया। अरे समझ में आया कैसे किया? यस और नो? यहाँ तक को डाउट है तो बोलो ये वैल्यू हमने कैसे पुट की है? यस और नो? अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत है क्या? चलो बेटा, यहाँ से अगर अपन बात करें तो फाइनली अपन को करना क्या बेटा, देखो इसको फाइनली अगर अपन सोल्व करें तो क्या करना है बच्चों, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इजी वे में करते जाना है। कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, देखो डेल एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो बेटा कैसे, ये देखो 300 300 600 600 और क्या करेंगे ये 60 40 वैसे तो ऐड हो रहा है ना, 300 और 800 कितना हो गया 1100, 60 40 100 हो गया 1200 और ये कितना हो गया 300 यानी कितना हो गया 1500 और ये 400 कितना 1900, तो कितना आ जाएगा 1980। अरे यही आया ना, समझ में आया? क्लियर? ठीक है बेटा, इसे अगर अपन सोल्व करें तो देखो ये कितना हो गया 16 और हमें पता 700, ये कितना हो गया बेटा 2300 और हमें पता 80 और 20 कितना हो गया 100 यानी कितना हो गया 2400। अरे यही आ रहा है ना, यस और नो? चलो बेटा, अब अगर इजी वे में करें तो देखो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमें पता है बच्चों 980 की जगह, देखो 1980 की जगह क्या होता 200 अगर होता 2000 अगर होता तो ये 2400 है तो कितना आता -400 और आगे क्या 20 और आ जाएगा -420 किलो कैलोरी। समझ में आ गया? यही आंसर आ रहा है क्या? यस और नो? फटाफट बोलो बेटा, आंसर ये आ रहा है अलग आ रहा है? आंसर सही है क्या अपना आंसर? चलो बेटा, गौरव ठीक है, सोहेल ठीक है, गौरव ठीक है। गौरव एक क्वेश्चन का एक ही बार आंसर आएगा बेटा? अच्छा, किलो जूल किलो कैलोरी है क्या? प्रदीप ठीक है, प्रज्ञा ठीक है, प्रेम ठीक है, अमन ठीक है, प्रदीप अरे प्रदीप, मनीषा 420, मनीषा शाबाश बेटा, ठीक है, बार बार तुझे माफ़ कर देता हूँ, ध्यान रखना, तू दवाइयों पे चलती है बस इसलिए। अमन इतनी जल्दबाजी नहीं बेटा, थोड़ा अच्छे से करना। मैंने क्या कहा प्लस माइनस होते टाइम नहीं लगेगा आपको। स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ने सीधा चिपकाया होगा, सीधा ये बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड बनेगा, आपको स्ट्रक्चर बना के इसलिए तो बता रहा हूँ बच्चों, स्ट्रक्चर बना के क्लियर हो जाएगा कैसे करना है क्या करना है। ओके चलो फटाफट नोट करो। निकिता सैनी आंसर नहीं है बेटा तेरा? निकिता सैनी जहाँ भी है आंसर के लिए संपर्क करें। यस सर, ये आंसर आया था, ये आंसर आया था क्या निकिता? यस नो आया था? चलो नोट करो फटाफट।
चलिए बच्चों, चलो उदाहरण दे क्या, ये अपने बात की बच्चों किसकी, हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पर हमें क्वेश्चन से कैसे पूछ सकता है, कैसे करना है। ओके चलो बच्चों, चलो और एक बात का ध्यान रखना बेटा, अपन जो रिवीजन क्लासेस हो रही है जहाँ तक उसको अटेंड जरूर करना। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं क्लास के साथ अपने, इस साल इस सेशन में ये ध्यान, पीछे मैंने पढ़ रखा है, पीछे का पढ़ा हुआ पढ़ोगे तो उतना ही सीखोगे जितना पिछली बार आया था। ठीक है, बुक्स या नोट्स आपको ये बताते हैं कि ये बराबर ये होता है, लेकिन ये क्यों नहीं होता, किस कंडीशन में होगा, ये सिर्फ टीचर ही बताता है बच्चों, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या? और वो टेंशन मत लो, जैसे अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है तो क्लासेस का टाइम कम कर देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है। जिस दिन टेस्ट लगेगा उस दिन आपकी क्लास नहीं लगाएंगे। ओके हाँ, बाकी डेज में आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेगी और वो भी धीरे धीरे टाइम कम कर देंगे। तो जो 2 इनिंग में आपकी क्लास होती है वो 1 इनिंग में शिफ्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट अपना सिलेबस हो चुका है मैक्सिमम बैचेस का बेटा। बात समझ में आ गई क्या? तो वो टेंशन मत लो, पूरा जो शेड्यूल है वो सारा प्लानिंग के साथ है बेटा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि सुबह से शाम तक आप क्लास भी ले रहे हो, दोनों टाइम हो रहे, टेस्ट वगैरह तैयारी कर रहे हो, इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टेंशन फ्री रहो बेटा। क्लियर? 2-4 दिन की बात है, जैसे अपना इसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह जैसे हो जाए और अपना ये थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा 2-3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में, और उसके बाद अपना सरफेस हो जाए। उसके बाद अपने ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुके हैं, तो अपनी क्लासेज का टाइम अपन 2 इनिंग की बजाय 1 इनिंग में कर देंगे, टेंशन फ्री रहो। ओके ठीक है, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपका बिल्कुल ऑफ रहेगा बेटा, पूरे दिन जी जान लगा देना टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, उसमें अपना मॉल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो ध्यान रखना, बेसिक चैप्टर है, फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये ध्यान रखना, तो अच्छे से कर लेना। कल स्टार्ट किया था अपनी इवनिंग क्लासेस में। ओके चलो बेटा, बात करेंगे बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। देखो अपन ने क्या किया, 4 टाइप की हीट की बात की है, फॉर्मेशन, कंबशन, फिर कौन सी की थी अपना न्यूट्रलाइजेशन, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन। नंबर 5 पर आते हैं बेटा, हेडिंग लिखो नंबर 5 है हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन हिंदी में कहते हैं संक्रमण की उष्मा, संक्रमण की उष्मा, संक्रमण की उष्मा, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की उष्मा। ठीक है, संक्रमण से डरो मत बेटा नाम से। एक्चुअल में क्या, देखो नॉर्मल अपन बात करते हैं बेटा, देखो क्या बोलते हैं बेटा, देखो संक्रमण अपन डेली लाइफ में कई जगह ये वर्ड यूज करते हैं बेटा, अरे बोलते नहीं बोलते, यानी एक्चुअल में क्या होता है, एक से दूसरे में फैलना, अपन क्या कहते हैं, यानी अपन डिजीज के लिए नॉर्मली ये वर्ड बार बार यूज करते हैं बेटा, क्या, एक से दूसरे में ट्रांसफर होना, बोलते नहीं बोलते वही बात बेटा, यानी इन्फेक्शन होना अपन बोलते हैं ना, तो हीट ऑफ इन्फेक्शन तो इसे नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं जैसे एक से दूसरे में फैलना। एक्चुअल में क्या होता है, सबस्टांस के रेस्पेक्ट में भी यही बात करेंगे, क्या कि 1 मोल सबस्टांस की एक फॉर्म का अदर फॉर्म में कन्वर्ट होना। मैंने क्या कहा, सबस्टांस वही है, बस वो एक फॉर्म से अपनी अदर फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, इसे बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कन्वर्ट हो गया। तो क्या कहा, सबस्टांस के 1 मोल का, उसके क्या 1 मोल सबस्टांस का एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड हीट है, यानी उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा है, उसको बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन, यानी संक्रमण की उष्मा। ओके, पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये बात तो ठीक है, आपने कहा था एक सबस्टांस का क्या, अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, तो सर आपने ये क्यों कहा कि एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, यानी उत्सर्जित या अवशोषित, दोनों क्यों बोला? तो दोनों का मतलब ये है बेटा, प्रोसेस क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन है, तो इजी वे में ध्यान रखना। वैसे बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने डिटेल से बताया भी है, देखो डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले समझो इस बात को। मैंने क्या कहा, यानी ट्रांजिशन की बात की तो अपने क्या कहा, एक फॉर्म का अदर फॉर्म में कन्वर्ट होना, प्रोसेस एंडो एक्सो दोनों हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था बेटा, क्या अगर मैं बात करूं स्टेबल, मैंने क्या कहा, या तो मैं बोल दूं स्टेबल या फिर मैं बोल दूं बेटा मोर स्टेबल। क्या कहा, या तो स्टेबल या मैं बोल दूं मोर स्टेबल। ओके, अगर स्टेबल से क्या जा रहा है बेटा, अनस्टेबल में जा रहा है, मैंने क्या कहा, स्टेबल से किस में जा रहा है, अनस्टेबल, या फिर मैं बोल दूं लेस स्टेबल। ओके, अगर स्टेबल से किस में जा रहा है, अनस्टेबल में जा रहा है, या फिर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है बेटा, तो क्या होगा, एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये दे सकता है बच्चों, क्या अनस्टेबल या लेस स्टेबल से स्टेबल या मोर स्टेबल में जा रहा है। मैंने क्या कहा, हमेशा स्टेबल अनस्टेबल ही कंसीडर करें, जरूरी नहीं है मोर स्टेबल लेस स्टेबल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दो का जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें से एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है, जरूरी नहीं है
स्टेबल तो दोनों है, लेकिन एक कम स्टेबल है, दूसरा ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये कंडीशन भी कंसिडर कर सकता है। ओके ठीक है बेटा, देखो कैसे करना, क्या करना। एक बात तो श्योर है, अगर कोई सबस्टांस अगर स्टेबल फॉर्म में है तो हमें पता है बच्चों, अगर स्टेबल फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यस और नो? अरे बात समझ में आई क्या? रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में कर सकते हो। मैंने क्या कहा, अगर कोई कंपाउंड या सबस्टांस स्टेबल फॉर्म में है मतलब उसकी एनर्जी कम है, और अगर कोई अनस्टेबल फॉर्म में है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। यस और नो? मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया था बच्चों, क्या? अरे सीधी सी बात है, अपन नॉर्मल लाइफ की अगर अपन बात करें, अपन नॉर्मल कंडीशन में मान लो अपना बॉडी कंपोजिशन बेटा, तो क्या होगा? अरे अपन एक जगह निचले रह सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, अपन एक जगह निचले रह ही नहीं सकते बेटा, कभी इधर चढ़ेंगे, कभी लटकेंगे, कभी उतरेंगे, कभी कूदेंगे बेटा। क्यों? एनर्जी ज्यादा है। यस और नो? तो मैंने क्या कहा, एनर्जी ज्यादा होगी, अनस्टेबल रहेंगे, एक जगह फिक्स नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? वही अपन क्या करें, अगर बीमार है बेटा, अपना बॉडी फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी कम है या नहीं है, उस कंडीशन में हमें पता है बेड रेस्ट पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, स्टेबल रह सकते हैं, या पहले से ज्यादा निचले रह सकते हैं। स्टेबल होता है निचला, यानी फिक्स रहना। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यानी अगर हम नॉर्मल कंडीशन में है बेटा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है तो हम एक जगह निचले रह ही नहीं सकते बेटा, उतरना, चढ़ना, कूदना, जंप करना, लटकना, पटकना, यानी कई सारे प्रोसेस चलेंगे। क्यों? उस कंडीशन में एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल रहेंगे, एक जगह फिक्स रह ही नहीं सकते। क्लियर? ठीक है बेटा। और अपन क्या करेंगे, अगर अपनी एनर्जी कम है, जैसे अपन बीमार है बेटा, ओके ठीक है, बीमार है तो हमें पता है एनर्जी कम रहेगी और हम कई दिन तक बेड रेस्ट पे रह सकते, नहीं रह सकते, रह सकते हैं बेटा। समझ में आ गया? तो कंफ्यूजन हो कि किस कंडीशन में एनर्जी ज्यादा होगी, किस में कम होगी, तो थोड़ा सा इजी वे में याद रखना। ओके? और एक मैंने बताया भी था, आप इनऑर्गेनिक में कई जगह पढ़ते भी हो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। काम खत्म। एनर्जी स्टेबिलिटी दोनों क्या होती है, इनवर्स होती है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा देखो, अब अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा, किस कंडीशन में एक्सो होगा, किस में एंडो होगा, वो हमें कैसे देखना है। अगर कोई सबस्टांस स्टेबल से अनस्टेबल में या फिर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, अरे कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जा रहा है। अगर कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाएगा तो वो कब जाएगा, एनर्जी कम से ज्यादा होना जब एनर्जी गेन करेगा। यस और नो? और एनर्जी गेन कब करेगा, जब प्रोसेस एंडो हो या एक्सो हो। अरे एंडो प्रोसेस हो, हीट का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, ग्रहण करेगा, तभी तो एनर्जी पहले से ज्यादा होगी बच्चों। यस और नो? इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव। काम खत्म। क्लियर? ठीक है। अगर अनस्टेबल से स्टेबल या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ रहा है बच्चों, तो क्या होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आ रहा है। और ज्यादा एनर्जी से कम की तरफ कब आएगा, जब एनर्जी लॉस करेगा। यस और नो? एनर्जी लॉस करेगा मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो होगा, मतलब डेल एच नेगेटिव। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको याद, अपने एक फेमस एग्जाम्पल अपने देखा था बच्चों, डायमंड ग्रेफाइट का। अरे याद है ना? यस और नो? एक तो कंडीशन ये है, डायमंड से क्या हो रहा है बच्चों, ये कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? ठीक है। दूसरी कंडीशन ये देगा, मान लो ग्रेफाइट से क्या हो रहा है, कार्बन यानी डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन। ओके ठीक है। अब हमें सिर्फ ये बोलेगा, मान लो एक्सो एंडो के अकॉर्डिंग पूछे तो क्या करना है, हमें पता है बच्चों क्या, दोनों कार्बन की वैसे तो स्टेबल फॉर्म है, लेकिन मोर स्टेबल कौन सी मानी जाती है, ग्रेफाइट, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन हमें पता है नेचर में ग्रेफाइट की फॉर्म में ही होता है। क्लियर? इसका मतलब ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, अनस्टेबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या है, लेस स्टेबल है। और ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये स्टेबल फॉर्म है। ओके ठीक है। या फिर मोर स्टेबल फॉर्म है। ओके ये मोर स्टेबल हो गया। अब हमें पता है अगर डायमंड से ग्रेफाइट में जाए, डायमंड से ग्रेफाइट में जाना, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना, मोर स्टेबिलिटी मतलब कम एनर्जी की तरफ जाना। कम एनर्जी कब होगी, जब एनर्जी लॉस करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक। यस और नो? क्लियर? ठीक है। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, कम स्टेबिलिटी की तरफ जाना, मतलब ज्यादा एनर्जी की तरफ जाना। ज्यादा एनर्जी की तरफ कब जाएगा, जब एनर्जी गेन करेगा, यानी प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। समझ में आ गया? यस और नो? तो रटने की जरूरत नहीं है, किस कंडीशन में हीट ऑफ ट्रांजिशन पॉजिटिव होगी, किस कंडीशन में नेगेटिव होगी, कैसे करना, क्या करना। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। लिखो द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट, लिखो द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट, द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट, द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट, the emitted or absorbed heat, the emitted or absorbed heat
ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ 1 mole substance, the emitted or absorbed heat during the change of 1 mole substance from one form to other form, the emitted or absorbed heat during the change of 1 mole substance from one form to other form, called as heat of transition, called as heat of transition, called as heat of transition। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, एक मोल पदार्थ के एक मोल पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, एक मोल पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, एक मोल पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान, एक मोल पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा संक्रमण की ऊष्मा कहलाती है, संक्रमण की ऊष्मा कहलाती है। लिख लिए? चलो ये कंडीशन लिख लो बेटा, किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। कर लिया बच्चों? अरे कर लिया क्या? चलो बेटा इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमें पूछ सकता है, कैसे करना है। ओके चलो बेटा क्वेश्चन लिखो, लिखो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ, द हीट ऑफ कंबशन, द हीट ऑफ कंबशन। बच्चा कहेगा सर ये कहाँ से आ गया? बिल्कुल बेटा देखते हैं कहाँ से आ गया। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर 200 किलोजूल and -700 kilojoule respectively. The heat of combustion of graphite and diamond are -200 and -700 kilojoule respectively. Then calculate the heat of transition. Then calculate the heat of transition during the change of Then calculate the heat of transition during the change of graphite into diamond. Calculate the heat of transition during the change of graphite into diamond. कर लिया बेटा? देखो कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले ये देखो बेटा क्या हमें दे रखा है, क्या हमें, मैंने क्या कहा था, क्या गिवन है, क्या आज का। सबसे पहले ये नोटिस कर लो बच्चों, हमें क्या बोल रहा है। देखो ग्रेफाइट और डायमंड के लिए क्या दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन। तो बच्चों आपको याद है मैंने क्या कहा था, अगर कंबशन की बात करा है तो बच्चों क्या करो, ग्रेफाइट के कंबशन की रिएक्शन लिख दो। तो क्या लिखेंगे,
कार्बन ग्रेफाइट, देखो क्या गिवन है फिर क्या आस्क है वो बाद की बात है बच्चों। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, कार्बन ग्रेफाइट। अगर कंबसन की बात करें मतलब इसकी O2 से रिएक्शन करवाएंगे। कंबसन का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना। तो ये हमें पता है क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। ये हमें डेल एच कितना दे रखा है बच्चों, -200, यही बोल रहा है ना, -200 किलो जूल। यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें बच्चों, देखो डायमंड की अगर बात करें तो हमें पता है ये भी क्या है, अरे कार्बन की ही तो फॉर्म है बच्चों। तो क्या करेंगे, कार्बन डायमंड, इसके भी कंबसन की बात करा तो O2 गैस इक्वल टू क्या बनेगा, CO2 गैस, और क्या बनेगा बेटा, डेल एच इक्वल टू ये कितना देर का, -700 किलो जूल। बात समझ में आ गई। अब देखो हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द हीट ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। यानी हमें पूछा क्या है बेटा, यानी ग्रेफाइट को, यानी कार्बन ग्रेफाइट जो है, कार्बन ग्रेफाइट जो है उसके डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए, ग्रेफाइट इनटू डायमंड, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें बोला है हीट ऑफ ट्रांजिशन, यानी इसकी हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी, ये हमें पूछा है। बात समझ में आ गई। फिर वही बात बच्चों, देखो इसका मतलब इसके लिए हमें हीट पूछी है, इस प्रोसेस के लिए। जैसे लैंग्वेज बोली थी हमने, रिएक्शंस लिख ली, ओके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, क्या ऊपर वाली जो रिएक्शंस है, ऊपर वाली रिएक्शंस है, उनकी हेल्प से ये रिएक्शन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे, ग्रेफाइट और डायमंड। बच्चों देखो इस रिएक्शन में ग्रेफाइट किस में है, सर्च करो गूगल पे बच्चों, ग्रेफाइट ये रहा बच्चों, ओके। ये ग्रेफाइट है तो क्या करेंगे, यहां से अगर अपन क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे ग्रेफाइट चाहिए रिएक्टेंट साइड, इसने भी बेचारे ने रिएक्टेंट साइड ही दे रखा है। तो इस रिएक्शन को एज इट इज लिख दूं तो क्या लिखूंगा, कार्बन ग्रेफाइट, फर्स्ट रिएक्शन को लिख दो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इसको क्या बन जाएगा, CO2 गैस। यस और नो, क्लियर। और इसके लिए डेल एच, इस रिएक्शन में कोई चेंज किया क्या हमने, एज इट इज लिखा है तो ऐसा का ऐसा लिख दो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें क्या चाहिए, देखो डायमंड, कार्बन डायमंड, देखो किस में है डायमंड, सर्च करो, ये रहा। हमें किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड, इसने किधर दे रखा है, रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब इस रिएक्शन को इनवर्स अपोजिट करेंगे, नहीं करेंगे, कर दो बच्चों इससे अपोजिट। तो क्या करेंगे, CO2 से क्या होगा, कार्बन डायमंड, कार्बन डायमंड हो गया, कार्बन डायमंड, और प्लस हमें पता है साथ में क्या, O2, क्लियर। अगर रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज की हमने तो हमें पता है बेटा साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, +700 किलो जूल। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। रिएक्शंस को ऐड करने का अपना वही रूल, क्या, अपोजिट साइड वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। CO2 से CO2 उड़ा दूं, O2 से O2 उड़ा दूं, यस और नो। तो फाइनली क्या बच गया, कार्बन ग्रेफाइट, क्या बच गया, कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग डेल एच क्या होगा, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर ये रिएक्शन आ रही है। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला बेटा, देखो डिजायर्ड इक्वेशन है या नहीं है, अरे एज इट इज है। तो क्या करेंगे, हमें पता है इन दोनों को ऐड कर दो तो -200 और +700, यानी फाइनली कितना आ गया, +500 किलो जूल। समझ में आ गया, यस और नो। और यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यस और नो बेटा, क्लियर। चलो ये तो क्या पूरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करने का तरीका है बच्चों, लेकिन मैंने जो पीछे आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग करना हो तो कैसे करना है, समझना इस बात को बच्चों। देखो अगर शॉर्ट एंड स्वीट में करना हो तो हमें कैसे करना है, इसकी अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, जो ईजी लगे वही कर लेना। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करके बताया बच्चों आपको, मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं सेम आंसर आता है या नहीं आता है बच्चों। देखो समझना, फाइनली हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द हीट ऑफ ट्रांजिशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। इसका मतलब फाइनली मैं क्या कहूंगा, ये मेरी अल्टरनेट मेथड है बेटा, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कैसे। यानी कार्बन ग्रेफाइट को मुझे क्या करना है, कार्बन ग्रेफाइट है, इसको किस में कन्वर्ट करवा के बोल रहा है, कार्बन डायमंड के लिए बोल रहा है। बात समझ में आ गई बेटा। इसके लिए हमें पता है जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वही तो इसकी हीट ऑफ ट्रांजिशन बोली जाएगी, यस और नो, ये मुझे पूछा है, क्लियर। अब ये बताओ बेटा, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के लिए मुझे कौन सी हीट दे रखी है, कंबसन दे रखी है, हीट ऑफ कंबसन, याद है ना। और जहां कंबसन की बात आ जाए तो सीधा क्या कर सकते हैं, R-P कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या करूंगा, यानी हीट ऑफ कंबसन किसके लिए, R के लिए, माइनस हीट ऑफ कंबसन किसके लिए,
P R माइनस पी। अरे कंबसन के लिए ध्यान है ना, क्लियर। चलो बेटा वैल्यू पुट करके देखते हैं, आंसर आ रहा है क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा रिएक्टेंट कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए कितनी दे रखी है, -200 R माइनस पी, माइनस लगा दो, और P बताओ देखो किसके लिए, P कौन है, डायमंड के लिए कितना दे रखा है, -700, तो -700 कर दो, यस और नो। तो -200 माइनस प्लस 700 तो कितना आ गया, +500, और क्या दे रखा, जूल में दे रखा है, किलो जूल। सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, यस और नो। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो टाइम अगर बचाना हो मैं तो ऐसे करके ही रहूँगा टाइम पास के लिए, आपकी मर्जी है बेटा, ध्यान रखना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या अगर सभी फॉर्मेशन की टर्म में दे रखा हो तो सीधा कर दो बेटा क्या, P माइनस आर, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। और सभी कंबसन की टर्म में हीट दे रखी है तो सीधा क्या करो, R माइनस पी कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट, नोट करो फटाफट नोट करो बेटा। आंसर आया किसी का, रहमान ठीक है, प्रेम ठीक है, मनीषा, निकिता ठीक है बेटा। चलो अगेन एक्सप्लेन, बिल्कुल बेटा। बच्चों देखो अगेन एक्सप्लेन में क्या करेंगे, देखो समझना इस बात को, अपन ने क्या किया समझना, सारे बच्चे समझ लो अच्छे से। हमें क्या बोला, अरे ग्रेफाइट के लिए हीट ऑफ कंबसन ये दे रखी है, ग्रेफाइट के लिए हीट ऑफ कंबसन इतनी है, तो मैंने क्या कहा था, कंबसन का मतलब क्या, जिसके कंबसन की बात करें उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना। ये लो ग्रेफाइट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी, तो कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2, जो हीट दे रखी थी आगे लिख दी, क्लियर। फिर डायमंड के लिए हीट ऑफ कंबसन, कंबसन का मतलब ही होता है उस कंपाउंड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना, तो कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये इसकी हीट लिख दी जो हमें दे रखी है, क्लियर, ठीक है। फिर हमें पूछा क्या है, ग्रेफाइट के डायमंड में कन्वर्ट होने के लिए हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी, इसका मतलब ग्रेफाइट अगर डायमंड में कन्वर्ट होगा तो ग्रेफाइट रिएक्टेंट है, और कन्वर्ट होने के बाद ही तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, तो जो डायमंड होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्लियर। इसकी हीट मुझे पूछी है, क्लियर। अब क्या करेंगे, जो मुझे हिंट दे रखा था ऊपर वाली रिएक्शन से, इनकी हेल्प से मुझे ये रिएक्शन बनानी है, ओके। कैसे, मुझे क्या चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो क्या होगा, इस रिएक्शन को ऐसा कैसा लिख दिया, काम खत्म। फिर मुझे क्या चाहिए, कार्बन डायमंड प्रोडक्ट साइड, तो इस रिएक्शन को मैंने अपोजिट करके लिख दिया बेटा, समझ में आ गया। दोनों रिएक्शन को ऐड किया, O2 अपोजिट डायरेक्शन में है, CO2 अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको उड़ा दो आपस में, तो कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड ये बन गया, समझ में आ गया। इधर क्या बच गया, कार्बन ग्रेफाइट, इधर क्या बच गया, कार्बन डायमंड। इसका मतलब है इन रिएक्शंस को ऐड करने पर ये रिएक्शन आई है। और देखो जो अब रिएक्शन हमें चाहिए थी, जैसे बोला था ग्रेफाइट का डायमंड में चेंज करने पर सेम डेल एच आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है बच्चों। तो ये क्या होगा, -200 और +700 500 किलो जूल, समझ में आ गया। ये तो पूरा करने का तरीका था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ओके। अल्टरनेट मेथड क्या है बच्चों, हमें दे रखा ग्रेफाइट के डायमंड में चेंज होने के लिए हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी, तो मैंने क्या कहा था, सभी हीट ऑफ रिएक्शन के टाइप ही तो है ये। हमें क्या दे रखा है, ये भी कंबसन दे रखा है, ये भी कंबसन दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था, सभी कंबसन की टर्म में दे रखा हो तो सीधा हीट ऑफ रिएक्शन R-P कर दो। R कौन है, ग्रेफाइट, जो दे रखी है मैं ग्रेफाइट के लिए, -P कौन है, डायमंड, ये दे रखा है, तो ग्रेफाइट माइनस डायमंड दोनों की जो वैल्यू दे रखी है कंबसन वाली वैल्यू पुट करो, और सीधा 2 स्टेप में आंसर, समझ में आ गया। आपको डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो बेटा। फटाफट नोट करो।
चलो बेटा कर लिए। तो ये अपने बात के हीट ऑफ ट्रांजिशन पे हमें कैसे पूछ सकता है, कैसे करना है, कुछ ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना कैसे करना क्या करना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हीट का नेक्स्ट टाइप अपन डिस्कस करते हैं। कितने हो गए, 5 हो गए क्या, नंबर 6 या 7 जो भी बेटा देख लेना, लिखो हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन हिंदी में लिखो जल योजन की उष्मा। जल योजन की उष्मा, डेल एच बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल योजन की उष्मा। हाइड्रेशन जल योजन की उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जल योजन की उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जल योजन की उष्मा। चलिए बेटा, बच्चों देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन जल योजन की उष्मा। बच्चों देखो हाइड्रेशन नाम से पता चला, हाइड्रेशन हाइड्रा मतलब वाटर से बात करता है बेटा, ठीक है। जल योजन हिंदी में तो बच्चों पता भी चल रहा है, जल मतलब H2 मॉलिक्यूल की योजन, योजन मतलब जुड़ना, आ गया समझ में, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या होना, ऐड होना, जुड़ना। बात समझ में आई। तो क्या कहेंगे, कोई मान लो सॉल्ट है और हमें पता है नॉर्मली बच्चों वाटर मॉलिक्यूल किससे ऐड होता है, अरे सॉल्ट से तो ऐड होता है। अपन देखते हैं बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट है या फिर क्या पोटास एलम है बेटा, उसमें देखते हैं ना, अरे फेरस अमोनियम सल्फेट हो चाहे पोटास एलम हो, उसके साथ 6H2O या फिर 24H2O, कई सारे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते नहीं होते। या फिर जैसे अपना ऑक्जेलिक एसिड वाला भी एग्जांपल है, COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, अरे होते नहीं होते। या फिर अपन देखते हैं जैसे मान लो, अरे इनऑर्गेनिक में आता ना ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ये विट्रोल, वे विट्रोल, ZnSO4 COSO4 के साथ 7H2O 5H2O आते हैं ना बेटा, अरे नीला होता, पीला होता, ऐसा होता, वैसा होता, कई सारे थोते आते हैं बेटा, देखा होगा, यानी आते हैं ना, वही बात है। यानी ऐसे जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ क्या डॉट की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं बेटा, क्लियर। अब क्या कहेंगे, किसी सॉल्ट से एनहाइड्रस या पार्शियल हाइड्रस सॉल्ट, मैंने क्या कहा, एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल मतलब क्या उससे पहले से कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है, क्या कहा, किसी एनहाइड्रस है या पार्शियल हाइड्रस, यानी क्या कहा बेटा, एनहाइड्रस मतलब क्या, यानी बिल्कुल निर्जल, यानी निर्जल मतलब क्या, जिसमें पहले कोई जल के अणु जुड़े हुए नहीं है, या पार्शियल हाइड्रस यानी आंशिक, क्या बोलेंगे बेटा, जल योजित, ठीक है, आंशिक यानी उसमें कुछ जुड़े हुए हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, कुछ पहले से जुड़े हुए हैं और जोड़ने के लिए और भी जोड़ सकते हैं, तो क्या कहा, यानी 1 मोल एनहाइड्रस या पार्शियल हाइड्रस सॉल्ट के साथ, लवण के साथ डेफिनेट नंबर में H2O मॉलिक्यूल, निश्चित संख्या में जल के अणु जोड़ने के लिए क्या होगा, जो एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड हीट होती है, उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा होगी, वो क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोली जाएगी। ओके ठीक है, ये तो हमें पता ही है बच्चों, क्या 1 मोल के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्या सॉल्ट के रेस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि सॉल्ट क्या है, पोलर कंपाउंड है बेटा, तो पोलर होता है, अरे केटाइन एनाइन बहुत जल्दी चार्ज में कन्वर्ट होता है, तो वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर की वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो एक पार्शियली अट्रैक्शन होता है, क्लियर। जितने भी सॉल्ट अपन देखते हैं, जैसे मैंने बोला था फिटकरी हो गया, पोटास एलम है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, मोर साल्ट अपन बोलते हैं, या फिर क्या ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, इनमें आपने देखा होगा अरे H2O मॉलिक्यूल डेफिनेट है या नहीं है, तो ये नहीं अपनी मर्जी से आप 100 मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, नो, जितना उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिक्स होता है मैक्सिमम उतने ऐड कर सकते हो। इस वजह से मैंने क्या बोला है, डेफिनिट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यानी जल के अणुओं की निश्चित संख्या जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं हर कोई ऐड कर दो बेटा, तो क्या किसी एनहाइड्रस है यानी निर्जल या फिर आंशिक जल योजित पार्शियल हाइड्रस सॉल्ट से डेफिनेट नंबर में H2O मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए क्या, जो एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड हीट होगी उसे बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब बच्चा कहेगा सर आपने क्या कहा, एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड, उत्सर्जित या अवशोषित, इसका मतलब सर प्रोसेस दोनों टाइप का हो सकता है क्या, बिल्कुल बेटा दोनों टाइप का हो सकता है। ओके बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा, तो समझना बेटा, नॉर्मली देखो कंडीशन क्या मानते हैं, कैसे करना क्या करना, नॉर्मली जैसे मैं बात करूं CuSO4 सॉल्ट है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ओके ठीक है, इससे मुझे क्या करना है, 5H2O मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, ओके ठीक है, तो देखो ये क्या बनाएगा, CuSO4 डॉट क्या करेंगे 5H2 बेटा, ये मान लो इसमें मान लो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, क्लियर ठीक है। एक कंडीशन तो ये है,
एक कंडीशन अगर ये है CuSO4 डॉट क्या है बेटा, यानी 2H2 या 3H2 पहले से ऐड है, ये मान लो ऐड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अब हमें पता मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर 5 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं तो बच्चों देखो 3 तो ऐड है, अब कितने ऐड कर सकता हूँ, 2 और ऐड कर सकता हूँ, 2 और ऐड कर सकते हैं तो क्या बनेगा, CuSO4 डॉट कितना हो जाएगा 5H2O, ये ऐड हो गए। समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लियर। देखो बेटा अब कहने का मतलब क्या, किस प्रोसेस को आप एक्सो मानोगे, किस प्रोसेस को एंडो मानोगे। हमें पता है जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, अरे इजीली कंप्लीट होते ही नहीं होते, अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वो हीट का लॉस भी कर देते हैं, बाहर से खुद ही हीट का लॉस करते हैं, मतलब बाहर से उनको हीट की जरूरत नहीं है क्या, नहीं बेटा, यानी अपनी एनर्जी से अपनी हीट से अपने आप कंप्लीट होंगे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ तो पहले से वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल क्या, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड है क्या, नहीं, यानी इसमें पोलरिटी ज़्यादा है तो ऐड करना ज़्यादा ईजी किसमें होगा, इसमें होगा, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल इजीली ऐड हो सकते हैं बेटा। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब क्या कहेंगे, जिससे पहले से कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो उससे और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना थोड़ा टिपिकल होता है, तो क्या होता है, थोड़ी सी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हीट गेन की जाती है बेटा, कुछ हीट और गेन की जाती है, तो क्या होता है, प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो डेल H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, अगर क्या बेटा एनहाइड्रस है, पहले से कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक मानते हैं। और पार्शियल हाइड्रस है, पार्शियल हाइड्रस मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल ऐड तो है लेकिन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने नहीं है, पार्शियल हाइड्रस है, उस कंडीशन को क्या माना जाता है, एंडोथर्मिक माना जाता है। समझ में आ गया, यस और नो, लिखो बेटा स्टेटमेंट लिखो द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट, द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड हीट the emitted or absorbed heat during the change of during the addition of the emitted or absorbed heat during the addition of the emitted or absorbed heat during the addition of definite number of water molecules, the emitted or absorbed heat during the addition of definite number of H2O यानी water molecules, during the addition of definite number of H2O molecules with 1 mole anhydrous, with 1 mole anhydrous, with 1 mole anhydrous or partial hydrous salt, with 1 mole anhydrous or partial hydrous salt, with 1 mole anhydrous or partial hydrous salt is called heat of hydration, is called heat of hydration, called as heat of hydration। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो 1 मोल निर्जल, 1 मोल निर्जल, 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित, 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित, 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित लवण से, 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित लवण से, 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित लवण से 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित लवण से निश्चित संख्या में जल के अणु जोड़ने के दौरान, 1 मोल निर्जल या आंशिक जलयोजित लवण से निश्चित संख्या में जल के अणु जोड़ने के दौरान, निश्चित संख्या में जल के अणु जोड़ने के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जल योजन की ऊष्मा कहलाती है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जल योजन की ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिखो बेटा, द प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। प्रोसेस कैसा भी हो सकता है बेटा, सॉल्ट कैसा उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल ड्राई है तो एक्सो मानते हैं, पार्शियल हाइड्रस है तो क्या मानते हैं, एंडो मानते हैं। तो लिखो द प्रोसेस में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, द प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, द प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक
द प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, द प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट, द प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट, द प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हिंदी में लिखो, प्रक्रम उष्मा शोषी या उष्मा छेपी हो सकता है, लवण की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रक्रम उष्मा शोषी या उष्मा छेपी हो सकता है, लवण की प्रकृति पर निर्भर करता है, लवण की प्रकृति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल लिखो फटाफट। चलिए बच्चों, चलो इस पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बेटा उसकी बात करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो द हीट ऑफ सॉल्यूशन, द हीट ऑफ सॉल्यूशन, द हीट ऑफ सॉल्यूशन, द हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ड्राई CuSO4 एंड सॉलिड CuSO4.5H2O, the heat of solution of dry CuSO4 and solid CuSO4.5H2O are -760 या 76 kilocalorie and +16 kilocalorie respectively, -76 kilocalorie and 16 kilocalorie respectively. Then calculate the heat of hydration, then calculate the heat of hydration, then calculate the heat of hydration of CuSO4, then calculate the heat of hydration of CuSO4। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, शुष्क CuSO4, शुष्क CuSO4 तथा ठोस CuSO4.5H2O के विलयन की ऊष्मा क्रम से विलयन की ऊष्मा क्रम से -76 किलो कैलोरी व 76 किलो कैलोरी व 16 किलो कैलोरी है, तो CuSO4 के जल योजन की ऊष्मा ज्ञात करो। तो CuSO4 के जल योजन की ऊष्मा ज्ञात करो, तो CuSO4 के जल योजन की ऊष्मा ज्ञात करो। लिख लिए। चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना है, समझना बेटा इस बात को। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अरे साइकिल टाइप से बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा, एक चक्कर बनाना है। कैसे, बच्चे को ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना कर नहीं पाओगे। अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले क्या बोला बेटा, ड्राई CuSO4 की बात करा, इसका मतलब CuSO4 है,
कोई दिक्कत नहीं है। CuSO4 ये कैसा है बेटा, ड्राई फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, हमें क्या बोला है देखो बच्चों, एक बात तो श्योर है, इस CuSO4 से क्या, अरे CuSO4.5H2O सॉलिड फॉर्म में कब बन सकता है, जब हमें पता है बच्चों इससे क्या हो जाए, अरे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, 5 वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड हो जाए तो इससे क्या बन सकता है, CuSO4.5H2O। लेकिन मुझे क्या बनाना है, ये सॉलिड फॉर्म में बनाना है। अरे अच्छे से समझ लेना इस बात को, कैसे करना है, क्या करना है। ओके यानी क्या कहा, यानी ड्राई CuSO4 था, ड्राई CuSO4 था, हमें पता सॉलिड CuSO4.5H2O कब बनेगा, जब इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए। यस और नो, क्लियर। ठीक है, अब देखो मुझे क्या दे रखा है, एक तो मुझे ड्राई CuSO4 के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, एक CuSO4.5H2O के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हीट ऑफ सॉल्यूशन का, हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्यूशन की फॉर्म में ले आना। ओके इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो CuSO4.5H2O है अब ये वाटर से किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। मैंने क्या कहा, समझ में आया बच्चों, यस और नो। ध्यान रखना ये साइकिल कैसे बनाना है। आपको क्या बोल रहा है, ड्राई CuSO4 में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेगा, ड्राई CuSO4 में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेगा, तब क्या, पहले मान लो इसने सॉलिड CuSO4.5H2O बोला तो पहले ये बन गया। बात समझ में आई क्या। फिर बोला है इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला है मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, अब मुझे 2 हीट दे रखी है, 2 हीट कौन कौन सी दे रखी है, एक तो क्या, द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ड्राई CuSO4, यानी एक तरीका तो ये है, एक हीट मुझे ये दे रखी है जो डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। यस और नो। और ये मुझे कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखा है -76 किलो कैलोरी। यस और नो। और ये कितना बोल रहा है, -76 किलो कैलोरी, क्लियर। और क्या दे रखा है, ये CuSO4.5H2O सॉलिड वाले के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। इसका मतलब CuSO4.5H2O सॉलिड को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो ये मुझे कितना दे रखा है, ये बोल रहा है 16 किलो कैलोरी। यस और नो। और मुझे बोला क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए बच्चों। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हमने यहां किए, इसका मतलब ये वाला ΔH मुझे पूछा है। समझ में आ गया, यस और नो। और यहां तक कैसे किया बेटा, बात समझ में आई। ये साइकिल बनाना आ गया तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे बेटा इस कॉन्सेप्ट के। ओके मैंने क्या कहा, फिर सुन लेना इस बात को बच्चों, कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको बोला है ड्राई CuSO4 एंड सॉलिड CuSO4.5H2O के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन ये है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि ड्राई CuSO4 से मुझे CuSO4.5H2O बनाना है सॉलिड फॉर्म में, कब है, जब इसे 5 वाटर मॉलिक्यूल में ऐड करूंगा। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, लेकिन कैसे, ये सॉलिड फॉर्म में बेटा। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या करेंगे, ये ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करा है तो हीट ऑफ सॉल्यूशन अपन टाइप पढ़ेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसे बोलेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। ओके इसका मतलब CuSO4.5H2 अब सॉलिड में ना होकर क्या लिक्विड में कन्वर्ट किया है, इसके लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ी है 16 किलो कैलोरी, क्लियर। ठीक है, और एक आपको क्या दे रखा है, CuSO4 के लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, इसका मतलब डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या बोला है बच्चों, -76 किलो कैलोरी। समझ में आ गया। इसका मतलब CuSO4 के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, मतलब इस हीट की वैल्यू की बात कर रहा है। यस और नो। ठीक है बेटा, इसका मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग अपन लगाए तो क्या, CuSO4 ड्राई से इसमें कन्वर्ट हुआ है। एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ है, एक तरीका क्या है, इनडायरेक्टली कन्वर्ट हुआ है बेटा। यस और नो। लेकिन चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, अरे हेस का नियम क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है या नहीं है बेटा। तो क्या होगा, टोटल हीट इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। ओके तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। अरे हमें पता है हेस के लॉ से अपन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, टोटल हीट इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। तो क्या लिखेंगे, -760 यानी क्या, यानी 76 किलो कैलोरी इक्वल टू क्या करेंगे, ΔH प्लस क्या हो जाएगा 16 किलो कैलोरी। अरे समझ में आया कैसे किया। हेस लॉ क्या कहता है, टोटल हीट इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ΔH की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा -76, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा -16 किलो कैलोरी। बात समझ में आई। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, -92 किलो कैलोरी। समझ में आया बेटा कैसे किया, यस और नो। और यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो, फटाफट बोलो बेटा, कोई डाउट है, ये बात समझ में आई क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के आइडिया लगाना है।
मनीषा, नो सर, 92, प्रेम, कुमकुम, मनीषा 92 किलो कैलोरी, 92, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा एग्जाम्पल फिर बताना। गौरव कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा है, फटाफट बोल। वो वाला क्या, CuSO4 वाला क्या, फटाफट बोल। CuSO4 वाला क्या, फटाफट बोल। अरे आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट। CuSO4 में क्या करना बेटा, अगर बिल्कुल ड्राई है, मैंने क्या कहा, बिल्कुल ड्राई है यानी वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल जीरो है फिलहाल, उस कंडीशन में ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक मानते हैं क्योंकि इजीली ऐड हो जाएगा, तो एक्सोथर्मिक डेल एच नेगेटिव, काम खत्म, क्लियर। पहले से कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, क्या कहा, पहले से कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड है तो क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करने के लिए कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक यानी डेल एच पॉजिटिव। समझ में आ गया, यस और नो। चलो और को डाउट है तो बोलो फटाफट। चलो एक काम करना, हीट ऑफ हाइड्रेशन तक के क्वेश्चंस बेटा जो भी हो वो क्वेश्चन बैंक में कर लेना, ओके। बस ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, अगर ये साइकिल बनाना आप सीख गए कि मुझे ये दे रखा, ये दे रखा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो बहुत ईजी हो जाएगा कि क्या मुझे पूछा है बेटा, ठीक है। फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कैसे करना, क्या करना। चलो बेटा बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेजोनेंस एनर्जी, बस 3-4 टाइप की हीट बच गई और ऑलमोस्ट 2 लेक्चर, मैक्सिमम 2 लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।